गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो लेसन चल रहा है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इसके अंदर जो इस्तिमरारी प्रथा थी या फिर स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, इसके क्या लाभ थे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा है कि भाई जो स्थायी बंदोबस्त है या इस्तिमरारी प्रथा है उसका उत्तरदायी होने का क्या कारण था, ठीक है, ये क्यों लागू की गई थी, इसके अलावा इसकी क्या विशेषताएं थी वो हमने पिछले 2 पार्टों में इसके में पढ़ा है। आज जो है स्थायी बंदोबस्त से यानी क्या लाभ होने वाले थे, किस प्रकार से इनकी भाई जो सरकार है इनको टैक्स में फायदा था या धन और समय में बचत थी या जमींदारों में समृद्धि थी या वफादार वर्ग कैसे उत्पन्न हुआ है ना, और इनकी कंपनियों के व्यापार में किस प्रकार से वृद्धि हुई, ये सब इसके लाभ के कारण है और इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यह व्यवस्था कौन सी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त या इस्तिमरारी व्यवस्था या प्रथा, यह व्यवस्था ठेकेदारी प्रथा की कमियों को दूर करने के लिए काफी विचार विमर्श के बाद शुरू की गई थी। निसंदेह इसमें कुछ अपेक्षित लाभ हुए जो इस प्रकार हैं। क्या क्या लाभ हुए इस स्थायी बंदोबस्त के? सबसे पहला था सरकार की आय का निश्चित होना, यानी इससे जो सरकार जो थी, जो गवर्नमेंट थी, किनकी, अंग्रेजों की, उनको एक निश्चित आय हो गई थी, यानी सरकार की आय निश्चित हो गई थी। प्रशासन व व्यापार दोनों को नियमित रूप से लाभ हो गया था। इसके बाद धन व समय की बचत, इससे कंपनी सरकार को धन व समय दोनों की बचत हुई। प्रतिवर्ष बंदोबस्त निश्चित करने में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता रहती थी, जिससे धन व समय दोनों ही बर्बाद होते थे। यानी ये जो प्रथा लागू कर दी गई थी, ठीक है। सबसे पहले क्या करते, जो टैक्स अगर इकट्ठा करना होता था या कर इकट्ठा करना होता था तो बड़ी संख्या में लोगों का उनको वो रखना पड़ता था और वो सब जा के टैक्स मांग के लाते थे। लेकिन अब क्या कर दिया, फिक्स टैक्स कर दिया, तो अपने आप से ही सब लोग इसमें टैक्स जमा कराने लग गए। तो इससे धन की भी बचत हुई और साथ साथ समय की भी बचत हो गई। इसके अलावा है जमींदारों की समृद्धि, यानी जो जमींदार सख्ती के साथ किसानों से लगान वसूल करने में सफल हुए थे वे समृद्ध होते गए। वे लगान की दर भी स्वयं निर्धारित करते थे, सरकार उनमें हस्तक्षेप नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने लगान वसूली में मनमर्जी चलाने का प्रयास किया। ऐसे जमींदारों का नया धनिक वर्ग उत्पन्न हुआ, ठीक है। यानी जो जमींदार वर्ग जो था वो ज्यादा समृद्ध हो गया, अपनी मर्जी से वो टैक्स की दर निर्धारित कर देते थे। सरकार है वो उनको तो टैक्स लेना होता था, जमींदारी प्रथा कर दी थी। जो ये स्थायी बंदोबस्त वाले जो लोग थे ये क्या करते थे कि अपने आप ही निर्धारित कर देते थे कि भाई आपको कितना टैक्स देना है, और उस टैक्स के हिसाब से ये इनका एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया था और ये वसूल करते थे। तो इनकी अपनी मनमर्जी या अपनी मर्जी ये चलाते थे। फिर इसका चौथा इसका लाभ हुआ कि वफादार वर्ग, स्थायी बंदोबस्त से जमींदार अपनी जमींदारियों के स्थायी मालिक बन गए, यानी जो टैक्स वसूल करते थे या जो जमीन थी उनके वे स्थायी मालिक बन गए थे। फिर इससे क्या हुआ, उनके यह मालिकाना अधिकार पैतृक बना दिए गए थे, यानी अगर वो मर भी गए तो उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, यानी ये एक पुश्तैनी धंधा इनका बना दिया गया था। किस चीज का, ये जो टैक्स वसूल करने वाला था और जो जमींदारी प्रथा थी। जमींदारों का यह वर्ग अंग्रेजों की नीतियों से धनी हुआ था, अतः यह उसका वफादार सहयोगी बनता गया। लेकिन यह बात सभी जमींदारों पर लागू नहीं हुई, यानी जो छोटे जमींदार थे, जो गरीब जमींदार थे, उनके ऊपर ये चीज लागू नहीं हुई। जो धनी थे, जिनके पास ज्यादा जमीनें थी, ज्यादा जमीनों के जो मालिक थे, जिनके पास ज्यादा टैक्स वसूल आता था, वो क्या हुआ कि इन अंग्रेजों ने इनको बना दिया था और इन्होंने खुद के फायदे हुए, अपने खुद के भी खूब प्रॉपर्टी इन्होंने बना ली थी और ये क्या हो गया, एक वफादार वर्ग पैदा हो गया था। किसका, अंग्रेजों का। फिर कंपनी के व्यापार में वृद्धि, स्थायी बंदोबस्त से बंगाल में कंपनी की आय सुनिश्चित हो गई, साथ ही वह इससे जुड़े कामकाज के झंझट से भी मुक्त हो गई। अब वह अपना ध्यान व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ाने में लगा पाई, फलतः इससे उसे व्यापारिक लाभ मिला। किसको व्यापारिक लाभ मिला, कंपनी को, क्योंकि कंपनी को जो एक सिरदर्दी थी पहले कि किस प्रकार से टैक्स लेके आओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों का व्यवस्था करो, है ना, तो वो सब चीजें खत्म हो गई थी। कंपनी जो है उसको निश्चित टैक्स मिलने लग गए थे और उनका जो व्यापार था उन पैसों से, उस टैक्स के पैसों से और भी ज्यादा इन्होंने बढ़ा लिया था। अब है स्थायी जो बंदोबस्त है उससे क्या हानियां हुई, नुकसान भी थे इसके। कुछ क्या नुकसान थे, स्थायी बंदोबस्त के कुछ लाभ कंपनी को मिले जैसा कि ऊपर बताया गया है, परंतु ये बंगाल की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं कर सकी। यानी कंपनी की अर्थव्यवस्था तो सुधर गई, लेकिन जो बंगाल की अर्थव्यवस्था थी, वहां की जो एक लोकल अर्थव्यवस्था थी, उसमें सुधार नहीं कर पाई। कालांतर में यह कंपनी के लिए भी आर्थिक तौर पर घाटे का सिद्ध हुई। अतः कुछ विद्वानों ने इस बंदोबस्त की कड़ी आलोचना की है
एक अंग्रेज अधिकारी होम्स के मतानुसार, एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने क्या कहा था कि ये घाटा क्यों हुआ और किस प्रकार से बंगाल की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी, तो स्थायी बंदोबस्त किया था, इसकी हानि हुई। तो उन्होंने क्या बताया था कि स्थायी बंदोबस्त एक भयानक भूल थी, इससे छोटे किसानों को लाभ नहीं हुआ, वास्तव में इस व्यवस्था से किसानों के हितों पर पूरी तरह कुठाराघात किया गया। यानी ये उन्होंने एक भूल बताया और उन्होंने कहा कि जो किसान थे, बड़े जमींदार थे, उनको तो फायदा हुआ, लेकिन जो छोटे किसान थे उनको बिल्कुल फायदा नहीं हुआ और उनके जो हित थे या जो उनके जो कुछ अधिकार थे उनको कुचल दिया गया था, उन पे एक तरह से कुठाराघात था। दूसरा है रैयत के हितों की अनदेखी। अब इस व्यवस्था में जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सरकार और रैयत के बीच कोई सीधा संबंध नहीं था, उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया था, उनके हितों की पूरी तरह उपेक्षा की गई। इस संदर्भ में बेब्रिज ने लिखा है कि केवल जमींदारों के साथ बंदोबस्त करके सरकार ने एक भारी भूल और घोर अन्याय किया। जमींदारों को ठीक समय पर लगान अदा न करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का अधिकार था। वे किसानों के चल अचल संपूर्ण संपत्ति को बेचकर लगान की पूरी रकम वसूल कर सकते थे। तथापि यह तरीका आसान नहीं था क्योंकि कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी थी। यानी जो रैयत थे वहां पे, ठीक है, जो मतलब उनको किसी प्रकार मतलब यानी जो जमींदारी में या खेतीबाड़ी में जो इंटरेस्ट रखते थे जो लोग, ठीक है, उनका सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। वो जमींदारों से बिचौले के रूप में मिलते थे। जमींदार हैं, उनकी दया पे डिपेंड था कि भाई वो उनको कुछ जमीन खेतदारी करने के लिए दें या ना दें, ठीक है। तो उन्होंने अगर वो समय पे लगान वगैरह कुछ नहीं कर पाते थे जमा, तो उनको क्या हुआ, नुकसान हो गया उनका, और वो एक तरह से उनके हितों की जो अनदेखी की गई थी और उनकी जो संपूर्ण जो संपत्ति थी किसानों की बेचारों की, जो टैक्स नहीं अदा कर पाते थे, वो उनको बेच देते थे और बेचने के बाद उनसे लगान वसूल कर लेते थे। अब है सरकार को हानि। इससे सरकार को क्या हानि हुई? निसंदेह इससे सरकार को एक निश्चित वार्षिक आय तो होने लगी, परंतु शीघ्र ही कंपनी अधिकारियों को इससे एक आर्थिक बुराई नजर आने लगी। इस व्यवस्था में समय समय पर भूमि कर में वृद्धि का अधिकार सरकार के पास नहीं था, इसलिए शुरू से यह व्यवस्था सरकार की लाभकारी रही। परंतु बाद में कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि के बावजूद भी सरकार अपने भूमि कर में वृद्धि नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? कि जो इसका अधिकार था किनको दे रखा था? जमींदारों को। जो जमींदार वर्ग के जो लोग थे या जमींदार जो थे, जो जमींदार जिनके पास जमीनें थी, वो अपनी मनमर्जी से टैक्स लगाते थे। इसलिए सरकार को शुरू में तो फायदा हुआ, लेकिन बाद में जब वो उस टैक्स में वृद्धि करना चाहा, उन्होंने जैसे मान लो जमींदार वर्ग है, तो उन्होंने सरकार को बता दिया था कि भाई आपको हम एक हिस्सा किसान के पास रहेगा और 10 हिस्सा कंपनी को देंगे। तो वो जो हक है वो किनको दे दिया था? जमींदारों को दे दिया था। और जमींदारों ने बाद में अपनी मन मर्जी से उसको घटा बढ़ा सकते थे। तो बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इससे कंपनियों को घाटा ही हुआ, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, न किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। अब है अनुपस्थित जमींदार। इस व्यवस्था में नए जमींदार वर्ग का उदय हुआ। यह पहले के जमींदारों से कई मायनों में अलग था। नए जमींदारों में बहुत से लोग शहरी धनिक वर्ग से थे। उन्होंने उस पुराने जमींदारों की जमींदारियां खरीद ली थी और उस समय पर लगान वसूल करके सरकार को जमा नहीं करवा सके थे। प्रोफेसर विपिन चंद्र के अनुसार 1815 ईस्वी तक बंगाल की लगभग आधी भू संपत्ति पुराने जमींदारों के हाथों से निकलकर सौदागरों व अन्य धनी वर्गों के पास जा चुकी थी। यानी कुछ जमींदार जो पुराने थे, ठीक है, वो लगान अगर नहीं दे पाते थे या टैक्स नहीं जमा करा पाते थे, तो जो उनकी जमीनें थी और जो उनके अधिकार थे, वो जो नए जो व्यापारी वर्ग के लोग आए थे, नए जो जमींदार थे, उन्होंने उनकी जमीनें और उनकी जमींदारियां खरीद ली थी। जिसके कारण क्या हुआ कि ये धीरे धीरे करके जो सारी आधी संपत्ति है, जो मेन जो कुछ जमींदार थे या धनी वर्ग के जो लोग थे, इनके हाथों में चली गई। तो इस कारण स्थायी बंदोबस्त की कुछ हानियां भी हुई, इसके कुछ लाभ थे तो कुछ हानियां भी थी। अब इसमें आगे आता है, नए जमींदारों ने अपनी सहूलियत के लिए किसानों से लगान वसूली का काम आगे अन्य इच्छुक लोगों से ज्यादा धन लेकर पट्टे अथवा ठेके पर दिया। यानी जो नई जो जमींदारी व्यवस्था करी थी इन्होंने लगान वसूल करने की, वो क्या किया, ठेके के ऊपर दे दिया या फिर पट्टों पे दे दिया। पट्टा बना दिया कि भाई इतने साल के लिए आपको ये जमींदारी का ठेका दिया जाता है। वो एक प्रपत्र होता है, उसमें लिखा होता है, लिखा पढ़ी मतलब एक तरह से अपन बताते हैं समझौते वाला एक पट्टा होता था वो। इस प्रकार खेतिहर किसान और व्यावसायिक जमींदार के मध्य परजीवी जमींदारों की एक लंबी श्रृंखला चेन पैदा हो गई। यह श्रृंखला बंगाल में कई बार तो 50 तक पहुंच गई थी। इस लगान जीवी वर्ग का सारा भ्रम अंततः किसान पर ही, सारा भार अंततः किसान पर ही पड़ता था। यानी दुनिया भर के ठेकेदार उत्पन्न हो गए, दुनिया भर के जो जमींदार हैं वो हो गए थे। इससे फिर क्या हुआ कि जो मध्य परजीवी जमींदारों की, यानी
यानी जो खेती करते थे जो किसान वो, और उनके बाद जो असली जो जमींदार थे वो, उनके बीच के अंदर एक और जैसे बिचौला टाइप के जमींदार आ गए थे, और वो बहुत सारे जमींदार इस प्रकार से हो गए थे कि भाई हम किसान से टैक्स लेकर आपको मेन जमींदार को जमा करा देंगे। लेकिन वो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जमा नहीं करा पाए, क्योंकि किसान उनको चुका नहीं पाए, वो फिर आगे नहीं चुका पाए। अंत में जो उसका खामियाजा था वो किसको भुगतना पड़ा? किसानों को ही भुगतना पड़ा। अब ये इसका है कृषि में पिछड़ापन और जमींदारों को हानि, यानी इससे जो कृषि थी वो भी पिछड़ गई थी। किससे? ये जो स्थायी बंदोबस्त वाली जो प्रथा है इससे। बंगाल में जमींदारी प्रथा से कृषि अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसका पिछड़ापन और भी बढ़ता गया। आशा के विपरीत जमींदार वर्ग ने कृषि सुधारों में से कोई रुचि नहीं दिखाई। धन संपन्नता से वह आलसी और विलासी हो गई। दूसरी ओर किसान पर लगान का बोझ बढ़ता गया, उसे चुकाने के लिए वह साहूकारों के चंगुल में फंसता गया। किसान के पास कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ बच नहीं पाता था। फलतः कृषि का पिछड़ापन बढ़ता गया। किसान गरीबी, अकाल, भुखमरी के शिकार हो, जिससे कृषक विद्रोह पनपे। यानी ये क्या हुआ कि जो जमींदार वर्ग के जो लोग थे, ठीक है, वो काफी धनी हो गए थे, ठीक है, और उससे आलसी भी हो गए थे, विलासी, मतलब वो ऐसा आराम ज्यादा लेने लग गए थे। तो जो किसान है उन पर जो लगान का जो बोझ बढ़ा, यानी उन्होंने कृषि सुधारों संबंधित कोई कार्य नहीं करवाए थे। किन्होंने? जमींदारों से। उनको तो सिर्फ बस अपने टैक्स से मतलब था कि फिक्स टैक्स है, किसान जैसा चाहे वैसा करे। अब उनको खाने के लिए भी सही तरीके से अनाज उत्पन्न नहीं हो पाता था, और जो किसान है वो फिर क्या था, टैक्स चुकाने के लिए जो साहूकार लोग थे उनसे कर्जा लेकर के, और वो उनको लगानदारों को, जमींदारों को वो टैक्स देते थे, जिससे क्या हुआ, उनका कर्जा बढ़ गया, और कर्जा बढ़ने के बाद वो साहूकारों के चंगुल में फंस गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, वे कृषि उत्पादन बढ़ नहीं पाता था, टैक्स उनको देना होता था, चाहे उनको कितना ही उनकी पैदावार हो। तो इससे फिर क्या हुआ, कृषक विद्रोह उत्पन्न हुए, कृषकों में एक अशांति फैली, और उन्होंने इनकी नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया, आंदोलन किया। ये एक इसका नुकसान था। अगला है जमींदारों को हानि। प्रारंभ में स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के लिए काफी हानिप्रद सिद्ध हुआ। बहुत से जमींदार सरकार को निर्धारित भूमि कर का भुगतान समय पर नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप उन्हें उनकी जमींदारी से वंचित कर दिया गया। समकालीन स्रोतों से ज्ञात होता है कि वर्धमान के राजा शक्तिशाली जमींदार की जमींदारी के अनेक महान भू संपदाएं सार्वजनिक तौर पर नीलाम किए गई। उस पर राजस्व की एक बड़ी राशि बकाया थी, लेकिन यह कहानी अकेले वर्धमान की नहीं थी। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में काफी बड़े स्तर पर भू संपदाओं की नीलामी हुई थी। एक अनुमान के अनुसार 75% से अधिक परंपरागत जमींदार नए जमींदारों को हस्तांतरित कर दी गई थी। यानी जो जमींदार वर्ग के जो लोग थे उनको क्या हुआ, घाटा हुआ। निश्चित समय के अंदर जो निश्चित उनका जो टैक्स देना होता था वो नहीं दे पाए। इसके कारण वहां के जो कुछ राजा लोग थे उनकी भी जमीनें बिक गई। तो ये इसमें यह है कि जो स्थायी बंदोबस्त है इसके फायदे कंपनी को कुछ समय के लिए थे, लेकिन लंबे समय पे और आगे जाने के बाद जब पता चला तो इससे ज्यादा हानियां हुई थी, क्योंकि कृषि का जो विकास था वो पिछड़ गया था। जो जमींदार वर्ग के जो लोग थे उनको भी हानियां हुई थी। इसके अलावा जो रैयत थे उनके हितों की भी अनदेखी की गई थी, सरकार को भी हानि हुई थी, और जो जमींदार वर्ग के जो लोग थे वो अपना टैक्स जो है वो समय पर किसानों के नहीं चुकाने के कारण वो भी नहीं चुका पा रहे थे, जिसके कारण एक बिचौलिए जो जमींदार थे उनकी श्रृंखला भी काफी बढ़ गई थी। तो आज काफी बड़ा हो गया है ये पार्ट। ये हमने स्थायी बंदोबस्त के लाभ और इसकी हानियां ये दोनों इसमें कवर कर ली हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वो उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करो।